सब्सक्राइब कीजिए टीचर एजुकेशन चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को एजुकेशन संबंधी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का एक टेस्ट लेने वाला हूं जो 501 कोर्स का होगा और ये 501 कोर्स के क्वेश्चन जो हैं वो NIOS द्वारा पूछे गए थे अक्टूबर 2016 में। यानी कि हमसे पहले भी NIOS ने DLED कोर्स कराया है और एग्जाम्स लिए गए हैं, तो उसमें क्वेश्चंस भी होंगे। दोस्तों, हमारे पास अप्रैल 2016 और अक्टूबर 2016 दो बार के क्वेश्चंस मेरे पास हैं। अप्रैल 2016 के सोल्व क्वेश्चंस को मैंने हल करके बता दिया था और उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी और वो टेस्ट को नहीं दिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग 501 कोर्स के अक्टूबर 2016 में पूछे गए सवालों का जवाब देंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होगा। इससे दोस्तों आप लोगों को कई फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि आपने अभी तक कितनी तैयारी की है इसका आपको पता चल जाएगा कि आप अभी कितने पानी में हैं और अगर ये क्वेश्चंस हूबहू एग्जाम में आते तो आप कितना आंसर दे पाते हैं। दूसरी बात, आपको प्रीवियस ईयर का सोल्व क्वेश्चन आंसर मिल जाता है जो PDF फाइल के रूप में भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस हो जाएंगे आपको आपके एग्जाम्स के लेकर के और सॉल्व क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो NIOS द्वारा एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 501 का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर यानी अक्टूबर 2016 में पूछे गए थे। ये क्वेश्चंस दोस्तों NIOS के द्वारा पूछे गए थे अक्टूबर 2016 में। इसमें 42 क्वेश्चंस थे। जैसा कि अभी हम लोग का एग्जाम पैटर्न है, हम लोग के जो एग्जाम होंगे अप्रैल या मई में उसमें भी 42 क्वेश्चंस होंगे और इसमें भी 42 क्वेश्चन थे। ये समय होता है 3 घंटे का और आपको पूरा मार्क्स फुल मार्क्स जो होता है वो 70 नंबर का होता है, जिसमें 15 नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है। चलिए हम लोग देखते हैं नीचे के क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या है उसको पढ़ लेते हैं और इसका आंसर भी मैं आप लोगों को इसी साथ साथ बताता चलूँगा ताकि आप लोगों को इसका आंसर पता चलते रहे। लेकिन उससे पहले आपको खुद से गेस करना है कि आपने कितना सही बनाया। ये एक प्रकार का आपका टेस्ट हो रहा है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले एग्जाम में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि हूबहू एग्जाम में क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले आ जाते हैं। तो अगर आपका ये प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो एग्जाम में काफ़ी आसानी होगी। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और मैं क्वेश्चंस अपनी हिंदी में ही पढ़ूंगा क्योंकि ज़्यादातर मेरे क्वेश्चंस जो होते हैं और जो भी वीडियो होते हैं वो हिंदी में होते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने शिक्षा की उत्पादकता वृद्धि के मुख्य लक्ष्य को साकार करने हेतु क्या सुझाव दिया था? ऑप्शन ए, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य यानी SUPW को सामान्य शिक्षा के एक अभिन्न भाग के रूप में रखना। ऑप्शन बी, शिक्षण की नई विधियों को अपनाना। ऑप्शन सी, सभी आधुनिक भाषाओं को विकसित करना। या डी, नैतिक सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों को सन्निविष्ट करना। और आप इसमें गेस करें दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या है। अगर आपने गेस किया है B, C या D तो आपका क्वेश्चंस जो है यानी आंसर आपका वो गलत हो गया है। इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य को सामान्य शिक्षा के एक अभिन्न भाग के रूप में रखना। ये इसका सही जवाब है। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। यहाँ पे दूसरा सवाल में लिखा है दोस्तों, मैं इंग्लिश को भी साथ में यहाँ पर रखता हूँ ताकि जो हमारे इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो इसको सही से पढ़ लें क्योंकि आंसर दोनों का एक ही होगा। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं NCF 2005 के आधार पर गृह कार्य के लिए निर्धारित समय हेतु निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? ए है, कक्षा 8 तक 2 घंटा प्रतिदिन। बी, कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं। ऑप्शन सी, माध्यमिक कक्षाओं में 3 घंटा प्रतिदिन और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में 4 घंटा प्रतिदिन। ये 4 ऑप्शन है और आपको इसमें सही ऑप्शन क्या है जो वाक्य सही नहीं है वो आपको गेस करना है और मैं अब इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। और इसका सही जवाब है दोस्तों, अगर आपने ए बताया है तो आप गलत हैं, अगर आपने सी बताया है तो गलत हैं, अगर आपने डी भी बताया है तो गलत हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य करनी है, कोई गृह कार्य नहीं, कोई घर का काम नहीं करना है। दूसरे क्लास तक के बच्चों को ये NCF 2000 के आधार पर है जो गृह कार्य के लिए निर्धारित समय दिया गया है। बाकी 3 ऑप्शन ठीक हैं, ये दूसरा ऑप्शन जो बी था वो गलत है। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अध्यापक के कर्तव्यों को सर्वोत्तम दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अध्यापक के कर्तव्यों को सर्वोत्तम दर्शाता है? ऑप्शन ए, नियमितता और समयबद्धता। बी, अभिभावकों को अभिप्रेरित करना ताकि वे बच्चों का पंजीयन कराएं।
ऑप्शन सी निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, पाठ्यचर्या को पूरा करना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और अगर आपके पास ये थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा तो इसका आंसर आप बिल्कुल सही देंगे। और जी हाँ, इसका ऑप्शन है डी सही है, यानी उपरोक्त सभी। और मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन सही होगा। आपने कितना सही क्वेश्चन बनाया, मैं 15 क्वेश्चन अभी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, और 15 में से आपने कितना सही बनाया है वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितना सही बनाया है। और मैं देखना चाहता हूँ कि अभी तक आपने कितनी तैयारी की है और क्या क्या पढ़ाई की है एग्जाम के लिए, कितना तैयार हैं अभी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चौथा पढ़ लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा डाइट्स के कार्यों को सर्वोत्तम प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए लक्ष्य समूहों का प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण, ऑप्शन बी प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली को शैक्षिक समर्थन, ऑप्शन सी क्रियात्मक शोध तथा प्रायोगिकरण, या ऑप्शन डी शैक्षणिक कार्यकलापों का आयोजन, क्रियान्वयन एवं पुनर्वीक्षण। और यहाँ पे मुझे जो लगता है दोस्तों, हालांकि ऑप्शन तो सभी लगते हैं सही हैं, ए बी सी डी इसमें सही चारों लग रहे हैं दोस्तों। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए इसको आप रहने दें, क्योंकि इसमें जो चारों कार्य हैं वो डाइट्स के कार्यों को सर्वोत्तम प्रदर्शित करता है। लेकिन ज़्यादा चांस है इसमें ऑप्शन डी का। अगर आपने डी कहा है तो आपका सही होगा। ऐसे हमको ए बी सी भी सही लग रहा है, हालांकि इसमें ऑप्शन एक देना चाहिए था उपर्युक्त सभी, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 5। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसके लिए SEIMAT की प्रत्यक्ष भूमिका है? ऑप्शन ए अध्यापक, ऑप्शन बी शैक्षिक नियोजक एवं प्रशासक, ऑप्शन सी अभिभावक, या ऑप्शन डी शिक्षार्थी यानी स्कूली छात्र छात्राएं। और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए गलत है। इसका ऑप्शन सही जो है वो है बी यानी शैक्षिक नियोजक एवं प्रशासक, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट का उद्देश्य सबके लिए शिक्षा को प्राप्त करना था। अगर आप 501 की PDF फाइल पढ़ेंगे जो हमें NIOS ने दिया है तो उसमें लोक जुम्बिश के बारे में एक प्रोजेक्ट था, उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके अनुसार सबके लिए शिक्षा को प्राप्त करना था कितने वर्ष तक? 1995 तक, 2000 तक, 2010 तक, या 2015 तक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 2000 तक शिक्षा को प्राप्त कर लेना था, ये लोक जुम्बिश के प्रोजेक्ट के अनुसार। उसके बाद हम लोग आते हैं 7वें सवाल पे। 7वां सवाल है बिहार शिक्षा परियोजना यानी BEP 1991-92 में शुरू की गई थी कितने जिलों में? 3 जिलों में, 4 जिलों में, 5 जिलों में, या 6 जिलों में? और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए। अगर आपने ऑप्शन ए कहा है तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी 3 जिलों में शुरू की गई थी सबसे पहले। और दोस्तों ये सब जो क्वेश्चंस है मैंने आपको ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चंस जो मेरे चैनल पे मौजूद है उसमें ये सारे क्वेश्चन मैंने गेस किए हुए हैं। और ये देखिए क्वेश्चन जो मैंने गेस किया है वो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन 501 के हैं वो मैंने आपको बताया है, और उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग सारे गेस किए हुए क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आंसर के साथ। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इन सबको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आए तो आपको देर ना लगे टिक करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन से 8वां, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शोध तथा मूल्यांकन संबंधी घटक में निम्नलिखित में से किस गतिविधि को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए अध्यापकों का प्रशिक्षण, बी योजना बनाना तथा उसे कार्यान्वित करना, सी नियमित रूप से समुदाय आधारित आंकड़े एकत्रित करना, या डी संसाधन समूहों का सुदृढ़ीकरण। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी नियमित रूप से समुदाय आधारित आंकड़े एकत्रित करना, ये इसका सही जवाब है। अभी तक देखते हैं आप लोगों ने कितना सही गेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा सर्व शिक्षा अभियान के सुमेलीकरण के उद्देश्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अपने विशिष्ट अध्यापकों के प्रति दृष्टिकोण का आकलन करना, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मिलाए जाने पर सामान्य बच्चों के दृष्टिकोण का आकलन करना, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के बीच संबंधों का विश्लेषण करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अक्षमता की प्रकृति को प्रमाणित करना। और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मिलाए जाने पर सामान्य बच्चों के दृष्टिकोण का आकलन करना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 10वां है। यहाँ पर लिखा है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का कौन सा महत्वपूर्ण पक्ष कक्षा के बाहर संचालित होता है?
ऑप्शन ए पाठ्य सामग्री का निर्देशन तथा इनकी प्रयोज्यता, बी बैठने की व्यवस्था, सी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग, या डी जैविक विविधता से परिचय कराना। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, यानी जैविक विविधता से परिचय कराना। यही एक कॉमन सेंस भी रहेगा तो आप इसका जवाब सही से दे सकते थे, क्योंकि दोस्तों कक्षा के बाहर कौन सी चीज़ इसमें होगी, बैठने की व्यवस्था तो कक्षा के अंदर होगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग भी कक्षा के अंदर हो सकता है, पाठ्य सामग्री का निर्देशन तथा इनकी प्रयोज्यता भी कक्षा के अंदर हो सकता है। सिर्फ जैविक विविधता से परिचय कराने के लिए हम लोगों को क्लास के बाहर ले जाकर के आसपास के चीज़ों से उन्हें परिचित कराना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से 11, शिक्षा का अधिकार अवधारणा में NGO के साथ सक्रिय सहभागिता का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए शिक्षा के अधिकार कार्यान्वयन का आकलन करना, बी अनुशासनात्मक सुधार संबंधी प्रोग्रामों को चलाना, सी अध्यापकों को प्रोन्नत करना, या डी जेंडर यानी लिंग संबंधी सरोकार को उजागर करना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बी, सी तीनों गलत है दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी जेंडर संबंधी सरोकारों को उजागर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 लिखा है, अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व जिला योजनाओं के मूल्य निर्धारण के लिए जानना आवश्यक है। ऑप्शन ए साक्ष्य के रूप में दिए जाने वाले आंकड़े वास्तविक स्थिति पर आधारित है, आवश्यकताओं का औचित्य युक्ति युक्त है, प्रस्तावित योजना वित्तीय तथा तकनीकी रूप से व्यवहार्य है, या उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। दोस्तों क्वेश्चंस में अगर उपरोक्त सभी है, अभी तक मैंने ये अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि स्वयं हो चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, अगर उसमें उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन है तो ज़्यादातर आंसर यही होता है, उपरोक्त सभी। तो ये ध्यान दीजिएगा एग्जाम में भी इस बात को, अगर उसमें उपरोक्त सभी है, अगर आपको याद नहीं है, कन्फर्म नहीं है, तो ज़्यादातर चांसेस होंगे कि उपरोक्त सभी वाले आंसर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय शिक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहन नहीं देती है? पाठ्य पुस्तकों को रटने को, अधिक अंक प्राप्त करने वालों को, मूल्यों सिद्धांतों तथा जीवन कौशलों को, या पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु के अनुसार ही उत्तर देने को। और इसका सही जवाब है ऑप्शन, आपके अनुसार क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पाठ्य पुस्तकों को रटने को इसको प्रोत्साहन नहीं देती है। कौन? भारतीय शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? इसका ऑप्शन है सीखने के लिए ऐसा वातावरण जहां विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं पूरी होती है, ऑप्शन बी सीखने के लिए ऐसा वातावरण जहां शायद ही कभी विद्यार्थियों को सफल होने का अवसर प्राप्त होता है, सी सीखने के लिए ऐसा वातावरण जहां शिक्षक तथा शिक्षार्थी एक दूसरे में अंतर बनाए रखते हो, या डी सीखने के लिए ऐसा वातावरण जहां चुनौतियों तथा विभिन्नता के लाभों के प्रति उदासीनता हो। और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, सी, डी तीनों गलत है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सीखने के लिए ऐसा वातावरण जहां विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं पूरी होती हो। ये इसका सही जवाब है। और अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 15 है। लिखा है, जमीतियन सम्मेलन के पश्चात दक्षिण एशिया क्षेत्र की उपलब्धि को पहचानिए। जमीतियन सम्मेलन के पश्चात दक्षिण एशिया क्षेत्र की उपलब्धि को पहचानिए। और इसका ऑप्शन है विद्यालयों में लैंगिक समानता में सुधार, बी वैश्विक शिक्षा में गुणवत्ता तथा नवाचारी पहलों को प्राथमिकता, सी प्रौढ़ निरक्षरता में भारी कमी, और डी सबके लिए प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति। और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी वैश्विक शिक्षा में गुणवत्ता तथा नवाचारी पहलों को प्राथमिकता। ये इसका सही जवाब है। और 15 क्वेश्चंस अभी तक 501 के मैंने आपको बता दिए हैं। और आपने अपने से इसमें कितना आंसर बताया और कितना सही हुआ था वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दें ताकि सभी लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम दोस्तों काफ़ी करीब है और इससे हम लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।